नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा 2000 चुनाव को मात्र 6 दिन बचे हुए हैं और हमने हर विधानसभा का विश्लेषण करके आपको बताया। आज धामनगांव रेलवे के विधानसभा का विश्लेषण आपके साथ में कर रहे हैं। धामनगांव रेलवे एक पूरे अमरावती में ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे परिवर्तन उम्मीदवारों में नहीं है, लेकिन राज्य के परिवर्तन का उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम आज यहाँ पे हमारी चर्चा के बीच में लेंगे। मेरे साथ में है संजय मापले और परिमल खाबिया, जो बताएँगे कि धामन गाँव में जो परिवर्तन की लहर है या पुनरावृत्ति की लहर है। क्योंकि राज्य में पिछले 3 सालों में बहुत बदलाव है, युतियों में बदलाव है, विचारधाराओं में बदलाव है। अनैसर्गिक युतियाँ राज्य में हुई जिसका असर हर विधानसभा पे पड़ा। तो इस धामनगांव की विधानसभा में व्यक्ति वही है, वही व्यक्ति बीजेपी से खड़ा है, वही व्यक्ति वंचित से खड़ा है, वही व्यक्ति कांग्रेस से खड़ा है। व्यक्तियों में बदलाव नहीं है, पार्टी के चिन्ह में बदलाव नहीं है, लेकिन जो समर्थन के लोग थे, जो साथी लोग थे, वो बदल गए। इन सारी चीजों का बदलाव आने वाले 20 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर क्या पड़ेगा। अभी हम धामनगांव के यदि पिछले बार का यहाँ का ये देखते हैं कि किसको कितने वोट मिले, तो प्रताप अड़सठ 9,832 यानी 43.50% 2019 के चुनाव के परिणाम आपको हम बता रहे हैं। वीरेंद्र जगताप को मिले थे 81,313 यानी 38.90%। नीलेश विश्वकर्मा को मिले थे 23,729 यानी 11.40% और अन्य 17 उम्मीदवार थे पिछले बार के, जिनको मिलकर 13,108 वोट मिले थे। टोटल 20 उम्मीदवार पिछले बार करे थे और इस बार जो उम्मीदवारों की संख्या है करीब 24 उम्मीदवारों की संख्या है और 3,17,856 का यहाँ पे वोटिंग है। यदि लोकसभा की बात की जाए कि लोकसभा में यहाँ पर शरद चंद्र से खड़े थे, उनको 91,633 मिले थे और भाजपा को 77,410 वोट मिले थे। जबकि विधानसभा में भाजपा को वोट ज्यादा, भाजपा की सीट यहाँ से जीत के आई थी। वहीं लोकसभा में यहाँ पे वो सीट पिछड़ती हुई दिख रही है। 14,000 का वोट का डिफरेंस रहा है लोकसभा में। अब ये यदि डिफरेंस कायम रहता है, हालांकि विधानसभा और लोकसभा की दोनों जरूरतें अलग है, दोनों के मतदाता वही है, लेकिन मतदान करने में विचारों में फर्क आता है। मेरे साथ में संजय मापले बताएंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यक्तियों में और पार्टी में परिवर्तन नहीं है, लेकिन राज्य के पड़े हुए परिवर्तन का और लोकसभा के चुनाव देखते हुए यहाँ पे क्या फर्क पड़ सकता है। नमस्कार. अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव चांदूर रेल्वे मतदारसंघ हा तसा पाहता वर्धा लोकसभा मतदारसंघामध्ये येतो आणि आपण लोकसभेचं जर आपण चित्र पाहिलं तर आपल्याला असं आढळून येते की त्या ठिकाणी वर्धा लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार अमर काळे जे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून म्हणजे इंडिया आघाडीकडून निवडणुकीला उभे होते, त्यांना धामणगाव रेल्वे मतदारसंघामध्ये त्यांना 91,663 मतं मिळाली. 33 मतं मिळाली आणि भारतीय जनता पार्टीला 77,410 मतं मिळाली. म्हणजे दोघांमधला जो धामणगाव रेल्वे चांदूर रेल्वे मतदारसंघाचा विधानसभेचा जो दोघांमधला फरक होता तो फरक 14,200 लोकसभा 14,223 मतांचा होता. म्हणजे त्या ठिकाणी इंडिया आघाडीचे उमेदवार अमर काळे हे त्या ठिकाणी 14,000 पेक्षा अधिक मताने आघाडीवर होते. आपण 2019 कडे जर आपण थोडं पाहिलं तर त्या ठिकाणी प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप यांना 81,000 पेक्षा अधिक काही मतं मिळाली होती आणि प्रताप अडसठ भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार यांना 90,000 पेक्षा जास्त मतं मिळालीत आणि वंचित बहुजन आघाडीचे सध्याचे जे वंचितचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा त्यांना 23,778 मतं न मिळाली. आणि 2019च्या निवडणुकीमध्ये आपण असं पाहिलं की जी परिस्थिती आपण पाहिली मागच्या लोकसभेमध्ये आपण जर थोडं म्हणजे 2019च्या लोकसभेमध्ये आपण गेलं तर रामदास तडसांनी वर्धा लोकसभा मतदारसंघामध्ये आघाडीवर आले होते. त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आघाडीवर होती. आपण पाहिलं की 2019च्या निवडणुकीमध्ये एकीकडे आता दुसरं पाहिलं की 2024च्या निवडणुकीमध्ये आपण अमर काळे म्हणजे जे इंडिया आघाडीचे उमेदवार आहेत ते त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आघाडीवर होते.
आता जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती मागच्या 2019ची आपण परिस्थिती पाहिली तर 23,000 मतांनी निलेश विश्वकर्मा आघाडी होते. संपूर्ण राजकारणाचं संपूर्ण राज्याचं चित्र आपण पाहतोय की काँग्रेस पक्षाचं म्हणजे सेक्युलर पक्षाचं काँग्रेस पक्षाचं नुकसान राज्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीकडनं नेहमी होत राहण्याचं पाहतो आणि लोक आणि हे लोकांचे ओरड सुद्धा असते की वंचित आघाड्यांमुळे खऱ्या अर्थानं काँग्रेस पक्षाचं नुकसान होतं. आपण ते सुद्धा पाहिलंय. मागल्या वर्षी वंचित बहुजन आघाडीचे जे उमेदवार होते निलेश विश्वकर्मा यांना 23,000 मतं मिळालीत आणि प्रताप अडसर आणि प्राध्यापक विनोद जगताप यांच्यामधला जो मताचा जो फरक होता तो फरक होता जवळपास 9,000 फरक होता. आणि त्याच्यामुळे 23,000 जे निलेश विश्वकर्माला मतं मिळाली त्या 23,000मध्ये मॅक्झिमम मतं होती ती मतं खऱ्या अर्थानं काँग्रेस पक्षाची मतं होती. जर निलेश विश्वकर्मा 2019च्या निवडणुकीमध्ये जर ते वंचितच्या किंवा तसे उभे राहिले नसते तर वीरेंद्र जगताप विजयास होते आणि तेव्हा त्या ठिकाणी प्रताप अडसर त्या ठिकाणी जवळपास 9,000 मतांनी निवडून आले. 2024चं सुद्धा चित्र आपण तेच आहे ते आपण पाहतोय की 2024चं आपण ते चित्र ते पाहतोय नाही विधानसभेचं की प्रताप अडसर भारतीय जनता पार्टीकडून आहे. इंडिया आघाडीकडून म्हणजे महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्राध्यापक विनोद जगताप आहे. निलेश विश्वकर्मा हे वंचितचे उमेदवार आहे. म्हणजे उमेदवारांनी चिन्ह काहीच बदललं नाही परंतु पक्ष बदलले. मागल्या वेळेस प्रताप अडसरांसोबत शिवसेना होती. यावेळेस ती शिवसेना विनोद जगताप सोबत आहे. शिवसेना में दो फाड़ हो गए. अब देखिए दो चीजों का है. पिछले बार देखे तो पिछली बार फिर वीरेंद्र जगताप के साथ राष्ट्रवादी भी थी तो इस बार राष्ट्रवादी में भी दो फाड़ है. देखिए मुझे ऐसा लगता है देखिए लोकसभा में तुतारी को जो वोट मिले थे 90,000 के आसपास जो वहां से वो वोट थे कांग्रेस के. अगर हम देखें लेकिन जो वंचित क्योंकि इस बार भी खड़ी है और लोकसभा में वंचित का कोई कैंडिडेट नहीं था लोकसभेमध्ये. हाँ तो वो वोट उनके परंपरागत वोट कांग्रेस के है. लेकिन वंचित प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का और नीलेश विश्वकर्मा लगातार 5 सालों से वहां काम कर रहे तो उनका खड़ा रहना स्वाभाविक था. तो ये वोट जो है मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के वोट है जो इन्हें निलेश विश्वकर्मा जो उसमें सेंध लगा रहे हैं. बरोबर आहे. नाही माझं काय मत आहे की मागच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये शिंदे गटांच्या जी शिवसेना आहे त्या शिवसेनेचं किती अमरावतीमध्ये प्राबल्य आपलं सगळ्यांना माहित आहे. परंतु उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचं अमरावती जिल्ह्यामध्ये बऱ्यापैकी आणि चांगल्यापैकी प्राबल्य आहे. मागल्या वर्षी शिवसेना ही प्रताप अडसरांसोबत होती. भारतीय जनता पार्टीच्या जी शिवसेनेची युती होती आता त्या शिवसेनेमध्ये 2 फार झाले आणि शिंदे गटांचा प्राबल्य अमरावती जिल्ह्यामध्ये कमी आहे. ते सेम परिस्थिती आपण जगताप के पास में राष्ट्रवादी भी आपण अजित पवार साहेबांचे अमरावती जिल्ह्यामध्ये खूप काही प्राबल्य असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. अमरावतीमध्ये आपण पाहतोय संजयराव खोडके तर या ठिकाणी अजित पवारांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. तसं पाहता तर म्हणजे अमरावती जिल्ह्यामध्ये शरद पवारांची जी काँग्रेसचं प्राबल्य चांगल्यापैकी आहे आणि म्हणून आज यावेळेस वीरेंद्र जगताप सोबत शिवसेना आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. अमोल काळेंनी त्या ठिकाणी 14,000 मताची आघाडी 2024च्या लोकसभेमध्ये या निवडणुकीमध्ये घेतलेली आहे आणि या 2024च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये खूप काही फरक पडेल असं मला या ठिकाणी निश्चित वाटत नाही. क्या लगता है जो अभी सारा परिवर्तन हुआ पार्टियां ऊपर बदल गई है और जैसे यहाँ बता रही सेना नहीं है लेकिन वहाँ पे युति वो की वही है वहाँ के ये तो क्या पिछले बार जो नीलेश विश्वकर्मा के कारण हारे क्या नीलेश विश्वकर्मा लीड और क्योंकि 9,000 वोट थे लेकिन जहां हम देखते हैं कि लोकसभा में बीजेपी के वोट कम हो गए वहां पे भी कांग्रेस ठीक है नीलेश विश्वकर्मा के वोट उधर चले गए होंगे लेकिन 90,000 के कांग्रेस सीधी 77,000 पे सीधा 23,000 का फर्क तो पड़ रहा है. वहीं 91,000 पे ये आगे समझो नीलेश विश्वकर्मा के वोट उधर चले गए फिर भी उनको वोट थोड़े से कांग्रेस उसके थे 1 लाख के ऊपर वोट जाने चाहिए वहां उसमें भी वो फर्क पड़ रहा है. जी यानी देखिए 2 चीजें होती है. नीलेश विश्वकर्मा ने ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस के वोट लिए ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी क्योंकि अगर हम उसको लोकसभा के पैमाने पे देखें तो लोकसभा में ये 77,000 हो गए हैं बीजेपी के और 91,000 हो गए. अगर वो 23,000 अगर 81,000 में मिला लिए जाते तो ये लगभग 1 लाख 10,000 का फिर फर्क पड़ा. तो फिर भी और ये इसका मतलब है कि पूरे के पूरे वोट वहां गए ये नहीं कहना उचित नहीं होगा. हाँ लेकिन जैसे मापले जी ने कहा कि
इस बार तुतारी का यानी इस बार के लोकसभा में विधानसभा में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है निश्चित पड़ेगा, क्योंकि विश्वकर्मा ने 5 साल जब वो हार गए तो वो घर पर नहीं बैठे, उन्होंने 5 साल तक अपना कंटिन्यू काम किया, ये भी देखना होगा। बिल्कुल। उसके अलावा भी एक चीज है कि कई योजनाएं लोकसभा में भले ही खड़े नहीं होंगे लेकिन एक्टिव थे। हाँ, लेकिन कई योजनाएं देखिए, मौजूदा विधानसभा की जो मौजूदा सरकार है महायुति की, उसकी कई योजनाएं हम उसकी बहुत कम बात कर पाते हैं। लाडली बहन योजना हो गई या जो अन्य योजना है, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये चुनाव बताएगा। और मुझे लगता है महिलाओं का इम्पैक्ट और खासकर लाडली बहन योजना का इम्पैक्ट, ये मुझे लगता है कि एक बहुत निचले स्तर तक जाएगा और ये इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है। क्या फायदा लाडली बहन योजना का फायदा विरोधियों को होगा क्योंकि लाभार्थी जो है वो सारे काँग्रेस के लोग ज्यादा लाभार्थी है बीच में, तो क्या काँग्रेस नाही नाही, काँग्रेसचे लाभार्थी नाही आहे. लाभार्थी या राज्यामध्ये असलेल्या ज्या सगळ्या महिला आहेत, ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला, तर त्या सर्वच महिला म्हणजे मॅक्झिमम सर्वच महिला त्या योजनेच्या लाभार्थी आहे. ही योजना शासनाची योजना आहे. ही जी योजना ही पर्टिक्युलर ही शासनाची योजना आहे आणि शासनाच्या योजनेचा जो लाभ आहे तो सर्वांनीच घेतलेला आहे. हाँ बिल्कुल। आणि आपण जेव्हा पाहतो विशेषतः महिलांकडे पाहतो की ही जी योजना शासनाने सुरू केली तर याचे काही बेनिफिट्स निदान महायुतीला भेटतील याच्यावर काही मत असं कारण नाहीये. नहीं, अगर हम इसको वोट परसेंटेज की बात करते हैं कि महिलाओं का लगभग 1 से 1.5 लाख की वोटिंग वहां के आसपास मुझे जो लगता है कि वहां है, तो ये कितना मैं क्या ये अभी क्योंकि ये उस योजना के बाद का पहला चुनाव है। अभी वहाँ पे जो इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला उसमें 3,17,856 मत वहाँ पे है, जिसमें पुरुष 1,60,408 और स्त्री मतदार 1,70,000 है ना, करीब करीब बराबरी में है, कहीं बहुत ज्यादा कम नहीं, बराबरी में वोटिंग करता। महिलाओं का वोटों का फर्क का क्या युति सरकार पे फर्क पड़ेगा? एक लाडली बहन योजना का यदि पड़ता है तो निश्चित रूप से एक रिश्वत के रूप में माना जाएगा। बिल्कुल, आप उसको रिश्वत बोले नहीं, ये तो उनका हक है। देखिए, चूंकि कोई भी अब देखिए, सबसे बड़ी बात है जब ये योजना लागू की गई या उसके बाद जब हुआ तो कांग्रेस की तरफ से विजय वडेट्टीवार ने खुलेआम कहा था कि ये योजना वायबल नहीं, अगर मैं देखा है तो वायबल नहीं, हम ये बंद करेंगे। ये यानी ये तिजोरी खाली करना। लेकिन जब उन्हें लगा कि इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है तो उन्होंने अपना स्टैंड चेंज करते हुए अब वो 3,000 रुपए की बात करे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, हमसे ज्यादा राजनेता उस चीज को पकड़ लेते हैं, स्वीकार कर लिया योजना को। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट ये ये इम्पैक्ट ऐसा है, धीमा जहर हम कह सकते हैं कि धीमे तरीके चलता है, ये अंडर द करंट वाला आइटम है। और ये मुझे लगता है कि ये इस योजना के भरोसे महायुति, मुझे जो लगता है कि महायुति लगभग सरकार बनाने की इस योजना के कारण इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चुनाव में। क्योंकि 77,000 हमने लोकसभा में वोट देखे बीजेपी के, हालांकि पूरे तालुके शायद उसमें आते नहीं है, कुछ फर्क पड़ जाता है, और 91,000 थे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार को, जबकि अभी जो वहां से खड़े हैं वो कांग्रेस से खड़े। घर पहले भी कांग्रेस का था, लेकिन लोकसभा में जो सीट थी वो शरद चंद्र पवार को गई थी, इसलिए 91,000 तक पहुंचा। और शायद हो सकता पंजे की रहती तो क्या वोटों में फर्क पड़ता था, लगता है आपको? माप लीजिए वहां पे। नाही, राज्यामध्ये ज्या निवडणुका झाल्या इंडिया आघाडी हे सगळ्या पक्षांना सोबत, इंडिया आघाडीमध्ये असलेल्या सर्व घटक पक्षांना सोबत निवडणूक लढली आणि हे पक्षाला ज्या लोकसभेमध्ये त्या उमेदवाराला तिकीट त्यांनी सोडलं की अमरावती काँग्रेस, वर्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस, म्हणजे हे जे तिकीटचा जे बंटवारा झाला त्या तिकीटच्या बंटवाऱ्यामध्ये तो मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडला. त्या ठिकाणी पंजाबला सुद्धा काही असतात और महाविकास आघाड़ी ने जो काम किया वो पूरा, जो सहयोगी घटक है उन्होंने पूरा ईमानदारी से काम किया। इसे उस वोट संख्या में कोई फर्क, एक रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट के अनुसार महायुति और महाविकास आघाड़ी का जो वोट कन्विंस होना या फिर वोट जो ट्रांसफर होने वाली बात है, ये लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के 88% या 86% के आसपास वोट ट्रांसफर हुए एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए, और वही महाविकास आघाड़ी के 66% हुए। तो ये वोटों का परसेंटेज में फर्क है। हाँ, फर्क है। यानी युति धर्म पूरा पालन नहीं हुआ महाविकास आघाड़ी में, आप तो कैसे कहना है? ये ऐसा है कि नहीं, वो शायद पहली बात है, और वो एक नैरेटिव सेट, एक नैरेटिव। तो क्या ये विधानसभा चुनाव में अगर ये होता है जैसे 80 और 85% के आसपास, तो मुझे लगता है रिजल्ट्स में और बदलाव मिलेगा। और अगर ये 88 से बढ़ता है, यहाँ तो महुआ के 88% से 90 पे 95 होता है तो भी बढ़ता है। व्यक्तिगत पकड़ ज्यादा होती है विधानसभा में। पहले तो लोकसभा देश के लिए लड़ा जाता तो एक दो ही पार्टी लड़ रही थी, अभी और भी बहुत सारी पार्टियां, टोटल 24 उम्मीदवार अभी
इस मैदान में, जिसमें यदि पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, नक्की भारतीय एकता पार्टी है, अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी है, जय हिंद जय भारत राष्ट्रीय पार्टी, देश जनहित पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, प्रहार से भी यहाँ पर प्रवीण नीलकंठ हेडवे खड़े हैं, ऑल इंडिया मजलिस यानी एमआईएम से भी यहाँ पे खड़ा है, जनवादी पार्टी है, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी है, रिपब्लिक ऑफ पार्टी इंडिया, बहुजन महापार्टी यानी 15 लोग यहाँ से पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से खड़े हैं, और बाकी 15 में से 9 लोग वहां पे अपक्ष, 15 पक्ष यहाँ पे दामन गांव में लड़ रहे हैं। हर पक्ष का वोट बैंक है नहीं है, ये कई लोग जाते हैं कि जो पार्टियां हैं उसका चुनाव चिन्ह बी फॉर्म ले आते हैं और राजकीय पार्टी में वो लोग आ जाते हैं, लेकिन यह कितना मतदाता पर और मतदार संघ में असर डालते हैं, इस पे भी चर्चा होना बहुत जरूरी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टी जिनके हमने नाम भी नहीं सुने यहाँ पर, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी, बहुजन महापार्टी, बहुजन समाज पार्टी मालूम नहीं, बहुजन महापार्टी, मजलिस का चलो एमआईएम इधर दिखती है, उसका देश जनहित पार्टी, जय हिंद जय भारत राष्ट्रीय पार्टी, पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने वोट को यानी अपनी पार्टी को कायम रखने के लिए, क्योंकि उनको उसका वोट बैंक होना है, यदि पार्टी को आगे उसका रजिस्ट्रेशन जिंदा रहता है, इसलिए भी कई जगह ऐसे लोग उम्मीदवार खड़े, कुछ भी हो, कुछ न कुछ वोटों का फर्क इसमें पड़ता है, और ये सारा फर्क जो पड़ेगा मुख्य धारा में, जो 3 यहाँ पे मुख्य प्रभाव में लोग हैं, वंचित है, नीलेश विश्वकर्मा का बहुत अच्छा काम 5 साल से, जैसे बताया कि उन्होंने कार्य लगातार हारने के बाद में, क्योंकि जनरली हारने के बाद में आदमी घर पे बैठ जाता है, वापस चुनाव के 15 दिन पहले ही एक्टिव होता है, लेकिन नीलेश विश्वकर्मा लगातार 5 साल से वंचित के साथ में लोकसभा में पूरे एक्टिव रहे, जिसके कारण मतदार संघ पे उनकी पकड़ पिछली बार 27 से है, और इस बार उन्होंने भी, हमने जब उनसे चर्चा की तो 27 से ऊपर है, 23,000 थे पिछले बार, 23 से, तो जीत की आशा की तरफ, क्योंकि जैसा प्रताप अड़सठ के भी जो वर्तमान में रहता उसके कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, उसके कारण भी होता है, और कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस पिछली बार भी वहां हारी थी, अब इस बार कितना लोग वहां पे कांग्रेस को साथ देते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान में आंकड़े सारे जो दिख रहे हैं, ये यदि हम सीधी सीधी नजर देखें, यदि नीलेश विश्वकर्मा जितने ज्यादा वोट लेगा, वो फर्क आज भी मुझे लगता है कांग्रेस को ही पड़ेगा, और जीत तक यदि नहीं पहुंच पाता है तो शायद पिछले बार सही की वापस पुनरावृत्ति होने की संभावना, क्या लगता है आपको, परिवर्तन या पुनरावृत्ति? देखिए, अगर मौजूदा परिस्थिति को देखें और जिस तरीके का पिछले 2019 का इलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है ये महायुति और बीजेपी के लिए सीट थोड़ा-सा ईज़ी जाती है, क्योंकि विश्वकर्मा 5 साल तक शांत नहीं बैठे। अगर वही उनकी उन्होंने कंटिन्यूअसली अपना कार्य रखा, उन्होंने मतदाताओं पर पकड़ बनाई, तो वंचित बहुजन आघाड़ी ये जो वोट बैंक में सेंध लगाएगा, ये अधिकतर, मैं अधिकतर कह रहा हूँ, अधिकतर है कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगा, और कांग्रेस, इसके अलावा एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि ये परंपरागत मुसलमान वोटों बैंक पे टिका रहता है, और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कल होता है कांग्रेस की तरफ, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा सारी पार्टियां आप देखो, भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी पार्टियां है, बीएसपी, नक्की, अम्बेडकर रिपब्लिकन ऑफ पार्टी, आरपीआई, जय हिंद जय भारत, देश जनहित पार्टी, ये सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या लगता है, सारी पार्टियां हे जे उमेदवार उभे आहेत विविध पार्ट्यांकडनं, बीएसपी पण काल होती, आरपीआय पण काल होती, बहुजन महासंघ काल होता, आंबेडकरांचा पक्ष बी काल होता, हे काही पक्ष नव्याने उभे नाही झाले. आपण पाहिलं की अकोल्यामध्ये अकोला पॅटर्न हा प्रकार आंबेडकरांच्या नावाने लिहिलं, लोकसभेमध्ये पाहिलं की ज्या आंबेडकरांना 5 लाख मतं मिळायचे वंचित आघाडीकडनं, त्या प्रकाश आंबेडकरांना या वर्षी 2.5 लाख मतं मिळाले, आणि ते त्या ठिकाणी 3 नंबर क्रमांकावर अकोल्यामध्ये, म्हणजे जो अकोलाचा पॅटर्न होता, अकोला पॅटर्न, याचा अर्थ असा आहे की प्रकाश आंबेडकरांना अकोल्यामध्ये जी मतं मिळाली, तर त्याचा अर्थ असा होतो की जे मताधिक्य प्रकाश आंबेडकरांना कमी झालं, त्याचा अर्थ असा आहे की वंचित बहुजन आघाडीचं जे प्राबल्य राज्यामध्ये होतं, किंवा अकोला पॅटर्न मध्ये होतं, किंवा अमरावती जिल्ह्यामध्ये थोडं होतं, ते प्राबल्य 100% कमी झालेलं आहे. आपल्याला अकोल्यावरून यावरून दिसून येते, कारण की अकोल्यामध्ये प्रकाश आंबेडकरांनी अनेक वेळा लीड घेतली, अनेक वेळा सेकंडवर आले, त्या ठिकाणी लोकसभेचे, त्या ठिकाणी पार्लमेंटरी मेंबर पण राहिलेले आहे. आणि हे जे आपण बीएसपी वगैरे पाहतो, माझं तसं म्हणणं आहे की बीएसपी खूप जोमात होती, जेव्हा कांशीरामच्या ताब्यामध्ये बीएसपी होती, मायावतीने सुद्धा बीजेपी होती,
पण आता बीएसपीचं आपण जे मताधिक्य पाहिलं ते पण आपण कमी होताना पाहत आहे. आरपीआयची परिस्थिती आहे की मला सांगायची गरज नाही, महाराष्ट्र राज्यातल्या तमाम सगळ्या लोकांना सगळ्या गटात गटाच्या राजकारणाला आपण माहित आहे की आरपीआयचे भूषण आहे. हे जे पक्ष उभे आहे की हे कालपर्यंत अधिक पॉवरफुल होते. तेव्हा पण वीरेंद्र जगताप त्या ठिकाणी आमदार राहिलेले आहे, यशवंतराव शेरेकर त्या ठिकाणी आमदार राहिलेले आहे, काँग्रेसचे त्या ठिकाणी काँग्रेसचं प्राबल्य त्या ठिकाणी मधल्या काळामध्ये त्या ठिकाणी आमच्या प्रताप अडसडांचे वडील अरुणजी अडसड सुद्धा त्या ठिकाणी आमदार होते. म्हणजे हे या पक्षाचं खूप काही नुकसान या या 2024च्या विधानसभेमध्ये होईल असं मला वाटत नाही. आणि मागल्या वर्षीचा जो आपण डिफरन्स पाहिला, जो फरक पाहिला, तो 9,000चा फरक आहे. जसं परिमलजींनी म्हटलं की निलेश विश्वकर्मांना जे मागल्या वर्षी जे 23,000 मतं मिळाली, हा जर डिफरन्स जर वाढला तर याचा फायदा प्रताप अडसडांना होईल. मला वाटत नाही की जो आपण सध्याच्या वंचित बहुजन आघाडीचं आपण त्या राज्यामध्ये जे आपण प्राबल्य पाहताय, कमी होताना जर प्राबल्य पाहिलं, अकोला पॅटर्न आपण पाहताय, याच्यामुळे त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे राहील. आणि त्या ठिकाणी बाकीच्या पार्ट्या ज्या आपण दर्शवतोय त्या पार्टी ते खोटी काल आजही आहे, तर त्या पक्षाचं जे प्राबल्य आहे ते हळूहळू आता आपण कमी होताना दिसत आहे. म्हणून प्रताप अडसडांची आणि वीरेंद्र जगतापची लढाई जरी खूप हे असेल, अटीतटीची असेल, तर त्या ठिकाणी प्राध्यापक वीरेंद्र जगतापला या ठिकाणी चांगली संधी आहे असं मला या ठिकाणी म्हणावंसं वाटते. आने वाली 20 तारीख को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें धामनगांव से नर्मदे मुख्य धारा में 3 लोग, प्रताप अड़सड़, वीरेंद्र जगताप और नीलेश विश्वकर्मा, ये मुख्य धारा में, और भी राष्ट्रीय पार्टियों के, राजकीय पार्टियों के 15 उम्मीदवार टोटल वहां से खड़े और 9 उम्मीदवार अपक्ष है। अब ऐसे में अपक्ष और ये अन्य राजकीय पार्टी निश्चित रूप से किस चीज पे फर्क डालेंगी आज कहना मुश्किल है, लेकिन धामनगांव में जैसे बताया कि परिमल ने बताया, इन्होंने बताया कि बीजेपी का वोट बैंक है जो पिछली बार भी लोकसभा में खसक के नीचे आ गया 77,000। अब क्या वो अपना वोट बैंक कायम रखते, क्या उसमें भी जो नीलेश विश्वकर्मा है वो डल्ला मारेंगे, और वीरेंद्र जगताप के इसमें क्या नीलेश विश्वकर्मा, क्योंकि नीलेश विश्वकर्मा यदि हम कांग्रेस के बीजेपी की बात करें तो नीलेश विश्वकर्मा को दोनों के कटोरे में से कुछ न कुछ छीन के लाना है और अपनी बात बनी। अब कितना छीनने में सक्षम होते हैं, लोकसभा की यदि पुनरावृत्ति होती है तो यहाँ पर वापस जीत कांग्रेस की दिखती है, और यदि पिछले बार की पुनरावृत्ति होती है, जैसे बताया कि सेना अभी साथ में नहीं है, तो प्रताप अड़सड़ क्या अपने पिछले बार के 91,000 वोट टिका पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई, अभी सेना उनके साथ में नहीं है, और हाल ही में लोकसभा में 77,000 वोट पे उनको सिमटना पड़ा, और 5 साल काम करने में आसपास के कई लोग, हम 100 लोगों के काम आते तो 10 के करते थे, और 90 लोगों की नाराजगी, इस नाराजगी का फायदा नीलेश विश्वकर्मा को होगा या वीरेंद्र जगताप को, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। ऐसे धामनगांव मतदार संघ ऐसा है जहां पर पिछली बार जो चिन्ह थे उसी चिन्ह पर खड़े हैं, तो लोगों को शायद चुनाव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दल बदलू करके यहाँ किसी को भी नहीं बोल सकते। ठीक है, पीछे से कोई बैकअप आया और उन्होंने चेंज कर दिया, वो उसको नहीं, लेकिन फ्रंट में यदि सामने सामने देखे तो कमल से प्रताप अड़सड़ है, पंजे से वीरेंद्र जगताप है, और गैस सिलेंडर है वंचित से विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है। ये सारी परिस्थितियों में 2 दिन में बहुत सारी परिस्थितियां और क्लियर, क्योंकि तीनों का प्रचार जोरों शोरों से चालू है। जिसमें प्रचार में यदि बात की जाए तो नीलेश विश्वकर्मा और प्रताप अड़सड़ और जगताप, क्योंकि मतदार संघ थोड़ा बड़ा है तो तीनों के प्रचार चल रहे हैं, मतदाता तक सब लोग पहुंच रहे हैं। अब 20 तारीख को जनता क्या डिसाइड करती है, लेकिन कुछ भी डिसाइड करे आप, लेकिन वोट करने अपने घर से जरूर आए, ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में वोट हो, ताकि एक सही उम्मीदवार सदन में आप भेज सको जो आपकी समस्या को समझ सके, आपके प्रॉब्लम को समझ सके, अपने मतदार संघ को समझ सके। हालांकि तीनों उम्मीदवार वहां पे अनुभवी उम्मीदवार है, उसमें कौन सा बेटर आपके लिए चुनाव आपको करना है। आप देख रहे हैं सारी विश्लेषण सिटी न्यूज चैनल पर। सिटी न्यूज चैनल लगातार आपको विश्लेषणात्मक खबरें और उसके बाद में हर जगह का, हर मतदार संघ का एनालिसिस पैनल के साथ में करके दिखाता है। जहां तक होता है हमारे रिजल्ट, हम सटीक विश्लेषण तक आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। निर्णय आपको लेना है कि वोट किसे देना है, किसको चुनना है, किसकी सरकार बनानी है। 20 तारीख तक यह चलता रहेगा। 20 तारीख के बाद में लगातार प्रिडिक्शन के साथ में कि किसकी सरकार बनेगी, हम आपके साथ में लगातार जुड़े रहेंगे। यह वीडियो आपको
कैसा लगा उसमें कमेंट बॉक्स तो करिए, लेकिन आपको यह सारे टीवी केबल नेटवर्क पर भी दिखता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी प्लेटफॉर्म पर दिखता है। आपके भी कुछ विचार हो तो हमें जरूर भेजिए, हम आपके विचारों को इस माध्यम से उस उम्मीदवार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में परिमल खाबिया और संजय जी मापड़े थे, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे धन्यवाद। पैनल के एक्सपर्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है, जो लगातार आपके साथ में बने रहेंगे। और कल से अमरावती जिले के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक है, जो सपोर्टर, उनके साथ में हम आज चर्चा करेंगे, क्या उन्होंने अभी काम किया, क्यों उनको वोट देना चाहिए। तो सिटी की चर्चा में आपके साथ में बने रहे। आप देखते रहिए सिटी। नमस्कार। नमस्कार।